प्रिय छात्रों नमस्कार। इससे पहले हमने कक्षा 9वीं हिंदी गद्य का जो पहला अध्याय है दो बैलों की कथा, इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय जाना था। साथ ही पूरे अध्याय को सारांश के रूप में अध्ययन किया था ताकि आप पूरे के पूरे पाठ से परिचित हो जाएं। आज हम इस गद्य पाठ में से जो दो बैलों कथा है कुछ चुनिंदा गद्यांशों की व्याख्या करेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला गद्यांश आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस गद्यांश में लिखा है कि जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी न क्रोध करते देखा न सुना। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उनके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश नहीं देखा। चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने भी गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे निरापद है। निरापद का अर्थ है सुरक्षित। सहिष्णुता का अर्थ है सहनशीलता। पछाई का अर्थ है पालतू पशुओं की एक नस्ल। तो ये कुछ कठिन शब्द थे। अब इसकी हम व्याख्या देखेंगे। तो यहाँ मुंशी प्रेमचंद यह बताते हैं कि जानवरों में तमाम जानवर हैं, लेकिन गधा एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे लोग बुद्धिहीन समझते हैं। यह समझते हैं उसके पास कोई बुद्धि नहीं है। हम यही कारण है कि जब हम भी किसी मूर्ख का उदाहरण देते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो हम यही कहते हैं वह पहले दर्जे का मूर्ख है, तो गधा शब्द से संबोधित करते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। तो प्रेमचंद कहते हैं कि गधा वास्तव में बेवकूफ़ है, या जो उसका सीधा स्वभाव है, या किसी बात को सहन कर लेता है, जो सहिष्णुता है सहन करने की, यह उसे पद दे दिया गया, उसने यह पद इसको प्रदान कर दिया है। तो लेखक के अनुसार यह भी हो सकता है कि गधे का जो सीधापन है, उसे जो भी चाहे कुछ भी कह दे, वो इसका विरोध नहीं करता है। और वास्तव में यह उस समय जो अंग्रेज़ों के समय पर स्थितियाँ थी भारतीयों की, अंग्रेज जो भी नाम दे दे, जैसा व्यवहार कर दे, उस समय अंग्रेज़ों का विरोध भारतीय नहीं करते थे। हमने बताया था कि इस अध्याय को तब लिखा गया, इसलिए लिखा गया है जिसमें स्वतंत्रता के महत्व को बताया गया है, और यह बताया गया स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रेमचंद लिखते गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। प्रिय छात्रों, अगर आप देखे होंगे कि कोई गाय हो जिसको बच्चा हुआ हो, अगर आप उसके बच्चे के पास जाएं तो वह उसकी सुरक्षा में, उसे लगेगा कि उसको पकड़ने वाला है, उसके बच्चे को ले जाने वाला है, इसलिए वह शेरनी से भी खतरनाक रूप धारण कर लेती है और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए तत्पर हो जाती है। कुत्ता जैसा निरीह प्राणी भी, वह भी कभी कभी क्रोध उसको आ जाता है, किंतु गधे को कभी न क्रोध करते देखा न सुना। लेकिन गधा ऐसा प्राणी है जो कभी भी क्रोध नहीं करता है, न कभी किसी ने सुना होगा कि कभी वो क्रोध किया भी हो। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उनके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। तो यह उसका सीधापन ही है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता, कुलेल मतलब है आवाज़, तो वैशाख के महीने में कभी वो आवाज़ दे देता है, पर हमने उसे कभी खुश नहीं देखा। चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद मतलब दुख। अगर आप उसको देखें तो उसका चेहरा हमेशा दुखी रहेगा, लेकिन सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते हमने नहीं देखा है, वह विरोध नहीं करता कभी। इसीलिए लेखक ने उसे ऋषि और मुनियों के जितने भी गुण हैं, चाहे वो शांत रहने का, उनकी पराकाष्ठा के बारे में उन्होंने देखा है, समझा है।
पर आदमी उन्हें बेवकूफ़ समझता है। तो इस पर कुछ आधारित प्रश्न है, काठिन्य निवारण का प्रश्न है, देखते हैं। तो कठिन शब्दों को हमने पहले बता दिया था, इसमें कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने जानवरों में किसे बुद्धिहीन कहा है? तो उत्तर है, लेखक ने जानवरों में गधे को बुद्धिहीन कहा है, क्योंकि वह अत्यंत सीधा और सहिष्णु होता है, उसे किसी भी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने गधे को किसके समान माना है और क्यों? इसका उत्तर होगा, लेखक ने गधे को उसके शांत, सरल व मूक स्वभाव के कारण ऋषि मुनियों के समान माना है। वह सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में नहीं बदलता। तीसरा प्रश्न है, ब्याई हुई गाय अनायास ही सिंघनी का रूप कब धारण कर लेती है? तो उत्तर होगा, जब कोई उसके बछड़े के पास आता है तो उसे लगता है कि उसके बच्चे को उससे अलग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वह सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। तो यह पहला गद्यांश था जिसे हमने पढ़ा। अब हम दूसरे गद्यांश को देखेंगे। दूसरा गद्यांश है, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों कौन? हीरा और मोती। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। आत्मीयता का अर्थ है अपनापन। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान वह स्थान जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है। और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत यह थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं गद्यांश 2 में, उन कठिन शब्दों को देखेंगे। आत्मीयता का अर्थ लगाव, दुर्बल का अर्थ है कमज़ोर और वक्त का अर्थ है समय। तो चलिए गद्यांश की व्याख्या देखें। यहाँ पर लेखक प्रेमचंद ने व्याख्या करते हुए कहा है कि दूसरी बार भी क्या होता है, जब वो दूसरी बार जब उनको गया ले जाता है और दोनों बैल खेत जोते नहीं हैं तो उनको पीटता है। वो भागते हैं, बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ लिया जाता है और फिर उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है उसका वर्णन प्रेमचंद ने इसमें किया है। आज दोनों के सामने, हीरा और मोती के सामने, फिर सूखा भूसा डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां ले निकली। तो जिस समय घर के सभी लोग भोजन कर रहे थे रात में, एक छोटी लड़की थी जो भैरव की पुत्री थी, वह 2 रोटियां लिए निकली और उसने क्या किया, एक रोटी हीरा को और एक रोटी मोती दोनों बैलों को दे दी। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, अगर वो उस एक रोटी से देखें तो दोनों बैलों की भूख नहीं शांत हो सकती, लेकिन ऐसा लगता था दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ऐसा क्यों? प्रेमचंद इसके माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर प्रेम से हम एक सूखी रोटी खिलाते हैं तो उससे व्यक्ति की आत्मा तृप्त हो जाती है, उसे आत्मसंतोष प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम उसे बहुत बढ़िया व्यंजन खिलाएं और हम उसे उसके साथ बर्ताव सही नहीं, प्रेम के साथ न खिलाएं तो वह व्यर्थ है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, ऐसा दोनों बैलों ने महसूस किया। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, लगाव हो गया था, क्योंकि दोनों की स्थितियाँ एक जैसी थी। हीरा और मोती भी अपने सौतेले मालिक के पास थे, अपने असली मालिक के पास नहीं थे। और भैरव की जो पुत्री थी, उसकी भी माँ मर चुकी थी, जो सौतेली माँ, तो उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करती थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को अपने स्थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। ऐसा दिन प्रायः चलता था। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे, पर मगर दोनों की आंखों में या रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। वे हमेशा बदला लेना चाहते थे और यह तात्कालिक अंग्रेजों की परिस्थितियाँ भी थी उस समय भारत में। उस समय भारत भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे भी अंग्रेज़ों के लिए उसके मन में नफरत थी, वह भी विद्रोह करना चाहता था। तो यह भी कहीं न कहीं वो प्रसंग जुड़ता है इस गद्यांश से। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं।
पहला प्रश्न है, बैलों को रोटी खिलाने कौन आती थी? इसका उत्तर होगा, बैलों को रोटी खिलाने भैरव की बेटी आती थी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची के दिल में बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर होगा, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे हमेशा मारती रहती थी। गया भी बैलों के साथ दुर्व्यवहार करता था। वह सारा दिन बैलों से काम लेता और शाम को चारे के नाम पर सूखा भूसा डाल देता था। वह दोनों बैलों के इस दर्द को सहन नहीं कर पा रही थी। उसे इन दोनों बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, जिसके कारण उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। छोटी बच्ची की लाई रोटी से बैलों की भूख शांत क्यों हो जाती? इसका उत्तर होगा, उस रोटी में छोटी सी लड़की के हृदय का इतना प्यार भरा रहता था कि उसे खाकर उनका हृदय गदगद हो उठता था। उनको लगता था कि यहाँ कोई तो है जो उनकी चिंता करता है। अब हम इसका अंतिम गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश 3। यह उस समय का है जब हीरा और मोती ने काजी हाउस में कैद सभी पशुओं को निकाल दिया। गधा नहीं जा रहा था, जिसे ज़बरदस्ती मोती ने सिंह घुसा करके बाहर निकाला और हीरा बधा रह जाता है, निकल नहीं पाता है। वह कहता है अपने मित्र से, मोती से तुम भाग जाओ, लेकिन मोती उसे छोड़ के नहीं जाता है। परिणाम क्या होना था आप जानते हैं। वहाँ काजी हाउस का मालिक आता है, देखरेख करने वाला, उसको दोनों को पकड़ा जाता है और फिर उनकी पिटाई होती है और उनके साथ बर्ताव कैसा किया जाता है, इसी का अंश है गद्यांश 3 में। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिड़ भी नहीं डाला, तिड़ मतलब तिनका। तो दोनों को एक सप्ताह तक रखा गया उसी काजी हाउस में। कोई भी व्यक्ति उनको एक तिनका भी चारा नहीं दिया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था, यानी वही उनके जीने का आधार था, जिसके सहारे वो जीवित थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। इतने दुर्बल हो गए थे, इतने पतले हो गए थे कि सामर्थ्य नहीं थी कि वो उठ के खड़े हो सके। ठठरियाँ निकल आई थी, ठठरियाँ मतलब हड्डियाँ। तो उनकी हड्डियाँ जो थी दोनों बैलों की, वो दिखाई पड़ती थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। तो यहाँ पर जाना जरूरी है, बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। पहले क्या होता था, जब काजी हाउस से पशुओं की नीलामी होती थी, उनकी बोली लगती थी, तो डुग्गी बजाई जाती थी, उसका रेट लगाया जाता था ताकि लोग उस आवाज़ को सुने और समझ जाएं कहीं नीलामी हो रही है, लोगों की भीड़ लग जाए और उस वस्तु या पशु को मनवांछित दाम में बेचा जा सके। तो यहाँ भी इसका है। तो एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए। दोनों मित्र आशा है हीरा और मोती, और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका कर चले जाते। मन फीका करना का अर्थ है रुचि नहीं दिखाना। तो जैसे कोई उनकी सारी किस्तें देखा तो उनकी रुचि होती नहीं थी और वहाँ से चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? तो लोगों को लगता था कि यह बैल कहीं ले जाते ही न मर जाए, तो ये खरीदारी करने को तैयार नहीं था। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं और प्रश्न है, कठिन निवारण है और प्रश्न है। दृढ़ का अर्थ तिनका, आधार का अर्थ सहारा, ठठरियाँ का अर्थ हड्डियाँ, मन फीका करना, रुचि न दिखाना। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, दोनों मित्र कहाँ बंधे पड़े थे? उत्तर है, दोनों मित्र काजी हाउस में बंधे पड़े थे। दूसरा प्रश्न है, वहाँ उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ? उत्तर है, वहाँ उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। सारे दिन उन्हें खाने के लिए चारे का तिनका तक प्राप्त न हुआ। एक बार पानी दिया गया, वह बहुत कमज़ोर हो गए थे। बाड़े के सामने डुग्गी क्यों बजने लगी? तो उत्तर है, हीरा और मोती की नीलामी की सूचना देने के लिए बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, जिससे कि लोग वहाँ एकत्रित हो जाएं। तो ये 3 गद्यांशों की व्याख्या थी, जिसे हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आज के व्याख्यान के इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।